करमहातिथि आज आईनी दुअरिया, बावला मन भइल अब करे कायर पीत, स्वागत में करे का रउआ के समर्पित। बिहार और नेपाल का बॉर्डर, जहां रहते हैं एक खास जनजाति के लोग, जो इस दुनिया में रहते हुए भी कई मायनों में दुनिया से बिल्कुल परे हैं। उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी बोली बिल्कुल जुदा है, लेकिन अपने हिम्मत और धैर्य के बलबूते अपने समुदाय के लोगों और धरोहरों को संभाले हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम थरुहट के थारू। उम्र लगभग 90 साल, लेकिन चेहरे पर अजीब सी रौनक। इन्होंने थारुओं की जिंदगी को लगभग 90 सालों में काफी बदलते देखा है। वक्त के साथ बहुत कुछ बदला थारू समाज में। आखिर कौन है थारू? कहां से आए ये थारू? क्या है थारुओं की पूरी कहानी? कुछ यही जानने की उत्सुकता लिए हम निकल पड़े बिहार और नेपाल के बॉर्डर के बगहा जिला के थरुहट इलाके में। बगहा मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों, नदियों और जंगलों से घिरा है थरुहट का इलाका। इसी थरुहट में बसने वाले थारुओं के बारे में कई बातें हमने सुनी थी। रास्ता बेहद खराब था। जंगल के बीचों बीच वाल्मीकि टाइगर रिजॉर्ट्स के पहाड़ी सड़कों और छोटे छोटे बरसाती नदियों को पार करते हुए हम थरुहट के उस इलाके में पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिसे दून का इलाका कहते हैं। आज भी पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे थारुओं में ही हमें वो संस्कृति और संस्कार देखने को मिल सकते हैं जिसे लेकर थारू जनजाति जानी जाती है। लेकिन इसके पहले हमें यह जानना था कि आखिर इस इलाके का नाम थरुहट क्यों पड़ा? आखिर थारू इसी जगह क्यों आकर बसे थे? थरुहट वो इलाका है जो नदियों और पहाड़ों से घिरा है। जलोढ़ मिट्टी यहाँ की खासियत है। शायद इसी खूबियों के चलते थारू जनजाति के लोग इस इलाके में आके बस गए और तभी से इस इलाके का नाम पड़ गया थरुहट। थारू जनजाति पूरे भारत में बहुत गिने चुने राज्यों में ही निवास करती है। ज्यादातर थारू जनजाति नेपाल से सटे तराई के इलाकों में निवास करते हैं। बिहार और नेपाल का बॉर्डर यानी चंपारण का इलाका, नैनीताल और उधम सिंह नगर में मूल रूप से निवास करती है ये थारू जनजाति। मूल रूप से थारू हिंदू धर्म को मानते हैं और लगभग हिंदुओं के सभी त्योहार को श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। लेकिन थारुओं के बारे में कई बातें इतिहास में दर्ज हैं। एक सवाल जिस पर कई इतिहासकार अपनी अलग अलग राय देते हैं वो हैं थारू जाति के लोग आखिरकार कहां से आकर थरुहट के इलाके में बसे थे। इस सवाल का जवाब अलग अलग मिलते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि थारू जनजाति के लोग राजस्थान के सिसोदिया राजवंश से जुड़े लोग थे, तो कुछ महात्मा बुद्ध के वंशज भी थारू जनजाति के लोगों को मानते हैं, तो वहीं कुछ थारू समाज को मंगोलों से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। थारू जाति जो है बिहार में आपका महाराजगंज उत्तर प्रदेश, उसके बाद में खीरी लखीमपुर जिला में, उसके बाद में आपके उत्तराखंड में जो खटिमा मुख्य स्थान है, सितारगंज विधानसभा क्षेत्र भी है, वहीं हम लोग थारू निवास करते हैं। खास करके वहाँ जहाँ खटिमा में जो निवास करते हैं वहाँ भी लोग कहता है लोग थरुहाट, जिसे हम लोग थरुहट कहते हैं, वो लोग थरुहाट कहता है लोग। दरअसल थारू शब्द की उत्पत्ति भी समय के साथ साथ
बदलती चली गई। थारू शब्द का अर्थ ठहरे तो कभी टिठुरवा तो कभी अठवारू शब्द से होते हुए आखिरकार थारू तक पहुंच गई। दरअसल थरुहट अपने में कई आकर्षण समेटे हुए है। प्रकृति का वरदान इस इलाके को और भी खास बनाता है और शायद यही वजह है कि इन्हीं खासियत के बीच थारू समाज भी अपने में कई आकर्षण समाये हुए है। थारुओं की शारीरिक बनावट भी मिश्रित दिखती है, यानी थारुओं के शरीर के बनावट को देखें तो नेपाल से सटे होने के कारण नेपाली और मंगोलियन, शारीरिक मजबूती के लिहाज से देखें तो बेहद ही मजबूत होते हैं थारू समाज के लोग, जिसकी वजह से राजस्थान के मजबूती की झलक भी इनमें दिखती है। थारू समाज की महिलाओं की सुंदरता भी आकर्षित करती है। देखने में बेहद आकर्षक थारू महिलाओं को बिहार के किसी भी इलाके में बसने वाली महिलाओं से अलग पहचान देती है। थारू समाज की महिलाओं को नृत्य, गीत से बेहद लगाव है। यही वजह है कि थारू महिलाएं नृत्य गान में बेहद गुणी होती हैं। थारू की लड़कियों से जब हमने एक गाने की फरमाइश की तो उन्होंने वो गीत गाया जो थरुहट में किसी बाहरी व्यक्ति के आने के बाद थारू महिलाएं स्वागत में गाती हैं। परमा अतिथि आज आईनी दुवरिया, परमा अतिथि आज आईनी दुवरिया, बावला मन भइल अब करी कायर पीत, स्वागत में करी का रउआ के समर्पित। थरुहट के बारे में स्थानीय लोग कई तरह की बातें बताते हैं। ये बताना भी नहीं भूलते कि वो किसके वंशज हैं। साथ ही ये भी बताना नहीं भूलते कि थारू समाज की संस्कृति और सभ्यता कितनी मनमोहक है। थरुहट के विकास से जुड़े थारू बताते हैं कि थारू समाज में आज भी लड़ाई झगड़े की कोई जगह नहीं दी जाती है। लोग बहुत ही मुश्किल से पुलिस या कोर्ट कचहरी जाते हैं। अगर कोई मामला हो भी जाता है तो उस विवाद को थारू समुदाय ही मिलकर सुलझा लेता है। थारू लोगों का एक रहा कि भाई बुद्धम शरणम गच्छामि, बहुत शांति प्रिय लोग हैं जो कोई भी मसला करने के मतलब कोर्ट कचहरी में नहीं बल्कि अपने में बैठ करके इस मसले को समाधान कर लेता है। आज भी कोर्ट में बहुत ही करने मतलब 1% लोग कोर्ट में आप देख पाएंगे। तमाम जानकारियों को समेटे हुए हम बढ़ते जा रहे थे मूल थारुओं की ओर, जो गांव में निवास करते हैं। उस इलाके का नाम है दोन का इलाका, जो आज भी बाहरी दुनिया से मानसून के समय 4 महीने थरुहट के शहरी इलाकों से कट जाता है। थरुहट का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ की नदियाँ और जंगल। चारों तरफ घिरा हुआ है नदियों और जंगलों से थरुहट का पूरा इलाका। लेकिन बरसात के समय यही नदियाँ थारू जनजाति को बेहद परेशान करती है। नदियों और पहाड़ों को पार करते हुए मन में कई उत्सुकता लिए हमारी टीम भी बढ़ती जा रही थी। अचानक हमारे कानों में मंदिर के घंटे की आवाज सुनाई पड़ी और हम निकल पड़े उस आवाज की ओर। हमने देखा कि थारू समाज के लोग एक मंदिर के पास पूजा पाठ कर रहे थे। मंदिर का नाम था हटी माई का मंदिर। थारुओं की पूजा पाठ को देखने का मन हमारा भी कर रहा था, क्योंकि हमने भी कई बातें सुनी थी इनके पूजा पाठ से संबंधित। थरुहट में रहने वाले लोग तंत्र मंत्र में भी काफी विश्वास रखते हैं। शायद यही वजह है कि
थारू समाज में बलि प्रथा बहुत देखी जाती है। जंगल में पेड़ पौधों की पूजा भी विशेष तरीके से की जाती है। थारूवट के इलाके में बसे थारूओं की कहानी भी बहुत रोचक है। कई सारी ऐसी मान्यता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि थारू जनजाति के जो लोग हैं वो राजस्थान से आकर इस थारूवट के इलाके में बसे हैं और यहाँ की जो आबादी है पूजा पाठ में काफ़ी विश्वास करती है। और इस वक्त जहाँ मौजूद है वो हठी माई का मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि रामनवमी के दिन पूरे थारूवट इलाके के लोग यहाँ पर दर्शन करने जरूर आते हैं। दरअसल थारू समाज के लोग पूजा पाठ तो खूब करते हैं, वो भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। आपने हिंदू मंदिरों को देखा होगा जिसमें देवी देवताओं की मूर्ति रखी रहती है, लेकिन थारुओं के मंदिर में पीठ बनाया रहता है जिसे थारू पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। कई मंदिरों में पूजा पाठ के बाद थारू कबूतर छोड़ते हैं और उनकी मान्यता है कि इससे उनके कुल के देवी देवता प्रसन्न होते हैं। मंदिर में आराधना के बाद थारू समाज के लोग बकरे की बलि देते हैं और उसे मंदिर के प्रांगण में पकाते हैं और प्रसाद के तौर पर सभी को खिलाते हैं। यही नहीं, थारू समाज में जितना महत्व मांसाहारी भोजन का होता है उतना ही महत्व तरह तरह की मिठाइयों और व्यंजनों का भी होता है। थारू समाज में कई मौकों पर मेला भी लगता है जहां पुरुष और महिलाएं दूर दूर से घूमने आते हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बात होगी थारूवट के थारुओं की। परम अतिथि आज आईनी दुअरिया, बावला मन भइल अब करेगा अर्पित, स्वागत में करेगा रउआ के समर्पित। परम अतिथि आज आईनी दुअरिया, बावला मन भइल अब करेगा अर्पित, स्वागत में करेगा रउआ के समर्पित। वक्त बदला, लोग बदले, लेकिन नहीं बदला तो एक समुदाय। जी हाँ, एक ऐसा समुदाय जो आज भी अपनी सभ्यता और संस्कृति से दिलो जान से प्यार करता है, जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद जंगलों में रहते हुए भी हंसते हंसते अपने ज़िंदगी को गुजार रहा है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही थारू जनजाति से। तो देखिए, इस वक्त हम ऐसे ही थारुओं के बीच में हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त नॉनवेज बन रहा है। और यहाँ के बारे में, थारू के बारे में ये भी प्रचलित है कि खान पान के बेहद शौकीन होते हैं और यही वजह है कि आप थारूवट में जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको तरह तरह के खाने पीने की चीज़ देखने को मिल जाएगा और ख़ासकर नॉनवेज यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चाव से खाते हैं। और इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं एक छोटा सा भोज का आयोजन किया गया है। थारुओं के पूजा पाठ को देखने और उनकी संस्कृति के बारे में सुनकर बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक लगता है उनका समुदाय। थारुओं की शादी कई मायनों में अलग होती है। थारू समाज में कई लड़कियों की शादी काज और डोला यानी शादी करने वाली लड़की का मूल्य चुकाकर शादी होती है, तो वहीं कई परिवार पुरानी संस्कृति और रीति रिवाज के साथ अपनी बेटी की शादी करते हैं। इसी समाज में एक और विधि से भी शादी होती है जिसे कन्या हरण पद्धति कहते हैं, जिसमें लड़की को भगाकर थारू समाज के लड़के शादी करते हैं। लेकिन इनमें भी समाज की स्वीकृति जरूरी होती है। लेकिन बदलते समय के साथ साथ थारू समाज में भी कई बदलाव नजर आ रहे हैं। दुनिया बदल रही है, तो वहीं थारू समाज के लड़के और लड़कियों की शादी भी आधुनिक रीति रिवाज से हो रही है। बैंड बजता है, बारात पहुंचती है, द्वार पूजा होती है, जयमाल की रस्म अदायगी भी होती है और दुल्हा दुल्हन आधुनिक लिबास में सज धज कर अपने समुदाय के सामने शादी करते हैं और एक होकर पूरी जिंदगी एक दूसरे का साथ निभाने का
वादा भी करते हैं। थारू समाज की कई विविधताओं को देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। थारू समाज के खुलेपन को देखने और सुनने के बाद एक अहम जानकारी जो हमें मिली वो ये थी कि थारुओं की पत्नियों को घर की संपत्ति पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है। धार्मिक क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सभी घरेलू कामकाज को थारू समुदाय की महिलाएं ही संभालती हैं। थारूहट में आपको अधिकांश जगह महिलाएं ही काम करती दिख जाएंगी। जंगल में लकड़ी काटना हो या फिर खेतों में फसल लगाना, महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हुए नजर आती हैं। शहर हो या गांव, थारूहट के हर इलाके में महिलाएं अपने काम को बड़ी ही संजीदगी से करती नजर आती हैं। थारूहट की अधिकांश महिलाएं किसी भी काम को छोटा नहीं समझती। ये उनका धैर्य और साहस ही है कि वो थारू समाज में पुरुषों के मुकाबले ऊपर का दर्जा हासिल करने में सक्षम हुई हैं। काम करते हैं। क्या काम करती हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करती हैं। अच्छा, मतलब आप अपने पति के साथ काम में हाथ बटाती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, लकड़ी चुनती हैं? हाँ, हाँ, खेती बाड़ी करल जाला। थारूहट इलाके में आप जिधर भी जाएं वहाँ पे महिला प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। महिलाओं का वर्चस्व मिलेगा। महिलाएं हर फील्ड में यहाँ पे काम कर रही हैं। घर के बाहर भी काम करती है, घर के अंदर भी काम करती है, खेतों में काम करती हैं और शहरों में कमाने भी जाती हैं, नौकरी भी करती हैं। तो यही है थारूहट समाज में थारू जनजाति की विशेष खासियत। थारूहट की खूबसूरती, जंगल और नदियों को देखने के बाद मन प्रसन्न हो गया और उत्सुकता थारू जनजाति के बारे में जानने की बढ़ती जा रही थी। हम ये भी जानना चाह रहे थे कि थारूहट में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया क्या है, तो पता चला कि खेती। फिर मन में सवाल कौन था कि इस समुदाय के लोगों की खेती का क्या हाल है। फिर हमारी टीम थारूहट के खेतों की ओर बढ़ चली, जहां ये मालूम हुआ कि थारूहट की बड़ी आबादी की आय का मुख्य स्रोत खेती और मछली पालन है। इसके साथ थारू समाज के लोग जंगल से लकड़ी और जड़ी बूटी चुनकर अपने घर का खर्च चलाते हैं। लेकिन जब से टाइगर रिजर्व के लिए सरकार ने जंगलों में आने जाने पर रोक लगा दी, तो उसके बाद से थारू समाज खेती और मछली पालन पर ही आश्रित हो गया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या बरसात के दिनों की है, जिसमें बरसात का पानी खेतों में भर जाता है और थारू समाज असहाय हो जाता है। ये जो है बरसात के समय में ये पूरा नदी जो है पानियों से भरा हुआ होता है और इस तरह से पूरे 3 महीने के लिए रास्ता जो है जोखिम भरा हो जाता है और बाधित रहता है। बहुत कष्टमय जीवन जीना पड़ता है। बाहरी दुनिया से कट ही जाता है थारू इलाका। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि थारूहट के थारुओं की कहानी का दौर ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा। हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज आईनी दुअरिया, बावला मन भइल अब करेगा रपित, स्वागत में करेगा रउआ के समर्पित। परम अतिथि आज आईनी दुअरिया, बावला मन भइल अब करेगा रपित, स्वागत में करेगा रउआ के समर्पित। थारूहट का ये पूरा इलाका नदियों और जंगलों से घिरा हुआ है। नेपाल से निकलने वाली नदियों से थारूहट का इलाका काफ़ी प्रभावित रहता है। यहाँ के लोगों का आय का जो मुख्य स्रोत है वो है खेती, मछली मारना या फिर जंगलों से जो लकड़ियाँ होती है उसे बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन नेपाल से निकलने वाले नदियों की वजह से यहाँ के खेती पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। थारू समुदाय के लोग अपनी कड़ी मेहनत और हौसले की बदौलत खेती के काम को पूरा करते हैं। वो अपनी मेहनत से अपने खेतों में गन्ना, धान और गेहूं की फसल पैदा करते हैं। वो इसी खेती से अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन थारूहट के थारुओं की समस्या एक नहीं बल्कि कई है। तमाम समस्याओं से वे जूझ रहे हैं।
इस समुदाय के लोगों की मदद करने और विकास के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिसका अब उन्हें फायदा भी मिल रहा है। जंगल में बसे इस गांव में जहां कभी दिए रातों में टिमटिमाते थे, आज वहां रोशनी अपनी चमक बिखेर रही है। उस रोशनी को देखने के बाद हम खुद को रोक न पाए और न्यूज़ 18 का कैमरा निकल पड़ा उन तस्वीरों को कैद करने के लिए। हमारी पूरी टीम उस रास्ते की तरफ चल पड़ी जहां रोशनी रात के अंधेरे में जगमगा रही थी। हमने उस गांव के सबसे बुजुर्ग से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि थारू समाज के लोग राणा प्रताप के वंशज हैं और राजस्थान से आकर थारूहट में बस गए हैं और यहीं जीवन यापन कर रहे हैं। पहले के रहन सहन बहुत सच्चाई रहे, चोर लबार कोई ना रहे, झूठ बोले हुए लोग थारू बड़ा डरे। ये थारू हमनी के आयल बनी जा थार मुल्क से, थार देश रहे ये राजस्थान में बा। महाराणा प्रताप जी उनकरे वंशज हमनी के थारू हैं जा। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और ये परिवर्तन थारुओं में भी दिखने लगा है। थारू समुदाय के लोगों का झुकाव शिक्षा की ओर बढ़ रहा है, जिसका उन्हें फायदा भी मिलेगा, क्योंकि ये समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है। थारू समाज के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ कर गुजरना चाहते हैं, लेकिन स्कूल, बिजली और सड़क की व्यवस्था न होने पर उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। वहीं सरकार की ओर से भी समुचित सरकारी मदद नहीं मिलने पर उनके हौसले चकनाचूर हो रहे हैं। थारूहट का दोनों क्षेत्र के सिवा कुछ विकसित हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए, जो मूलभूत सुविधा हम लोग को मिलनी चाहिए, हम लोग अनुसूचित जनजाति है, उतना नहीं मिल पाई है। और हम लोग सरकार के पास हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग को इस तरह की सुविधा मिले। थारूहट के थारू कई तरह के आकर्षण समेटे लोगों को दूर दूर से आकर्षित करते हैं। सूबे की सरकार ने भी पर्यटन के लिहाज से थारूहट के विकास के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं, फिर भी थारूहट का विकास उतना न हो सका जितना होना चाहिए था। थारू समाज के लोग विकास की आस में आधुनिकता की दौड़ में शामिल तो हो गए, लेकिन इन सब के बीच उनकी पुरानी संस्कृति कहीं खो न जाए, इसकी फिक्र उन्हें सालती है। बदलते समय के साथ साथ थारू समाज ने भी अपने में काफ़ी बदलाव किया है। विकास के इस दौर में वो पीछे नहीं रहना चाहते, लेकिन इन सब के बीच में उनकी संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसे लेके थारू समाज के लोग चिंतित हैं। लेकिन विकास तो चाहिए, किसी कीमत पर भी चाहिए। सहयोगी मुन्ना और कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 थारूहट। करम हाथ थी आज